गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे लेक्चर 10। लेक्चर 9 तक मैं बजट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। लेक्चर 10 में हमने चैप्टर लिया है कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है नगद विहीन लेन देन। नगद विहीन लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब आपको पता होगा यहाँ कैशलेस आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो कैश के बिना हो। ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन में ये जिसमें नगद नहीं आए, तो ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें किसका को क्या नहीं हो, नगद नहीं हो, मतलब कैश नहीं हो। नगद को क्या करते हैं, नगद को हम छू सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन कैशलेस में क्या होता है, पैसा तो होता है, मतलब मनी होती है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा है। ठीक है, अकाउंट्स में यही होता है। आज तक हमने पढ़ा था, इसी से रिलेटेड मनी पढ़ा था, हमने बैंक पढ़ा था, आरबीआई पढ़ा था, इसलिए फोर्थ इसमें आता है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो हमारी सदी चल रही है वो कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, 21वीं सदी में हमारा भारत कौन सा देश है, विकासशील। ठीक है, लेकिन वो किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, अब विकसित देशों की तरफ। किसकी तरफ, मतलब विकसित बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो हम कहेंगे कि जो हमारी 21वीं सदी है उसमें हमारा देश क्या है, विकासशील। और उसमें किसका उपयोग होता है, बड़े स्तर पर हम किसका उपयोग करते हैं, नगद का उपयोग करते हैं। नगद का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, नगद विहीन लेन देन में क्या है कि नगद विहीन लेन देन में ऐसा ट्रांजैक्शन जो नगद के बिना हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें अधिकतर किसका प्रयोग होता है, मनी का उपयोग होता है। ठीक है, मनी यानी कैश, इसका उपयोग होता है। और ये हमारी कहाँ से आती है, ये हमारी आती है आरबीआई से, क्योंकि हमारे यहाँ नोट निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, बहुत बाहर उठाना पड़ता है। इसका मतलब उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है आरबीआई की। तो नोट निर्गमन का कार्य, नोट छपाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इससे क्या होता है कि कैश है तो इससे क्या होगा, जितने जरूरत होंगी, मतलब जिस तरीके से हमारा देश विकसित होगा उसी प्रकार हमारे देश के लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, मुद्रा की। ठीक है, तो मुद्रा की मांग क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। मुद्रा की मांग हमारी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमारा देश में सबसे आज व्यापक स्तर पर किसका उपयोग होता है, मनी का उपयोग, कैश का उपयोग होता है। ठीक है, कैश का उपयोग होता है। नोट छपाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब जितना हमारा देश विकसित होगा उतनी हमारे यहाँ किसकी मांग बढ़ेगी, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, पैसे की मांग बढ़ेगी। ठीक है, और बैंक को इसके लिए क्या करना पड़ता है, नोट निर्गमन, नोट की छपाई के लिए बहुत अत्यधिक लागत वहन करनी पड़ती है। इसीलिए लागत वहन करनी पड़ती है, समय अधिक लगता है, रिस्क ले, आपको पता है कैश ले जाने का एक रिस्क भी होता है, कब क्या हो जाए, इंसान सेफ नहीं होता। तो इसीलिए हमारा विकासशील देश विकसित की तरफ हो रहा है। उसी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे यहाँ किस चीज़ को अपनाने के लिए कह रही है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को, कि ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, नगद विहीन लेन देन। इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए हमारे यहाँ के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हमारे देश में मुद्रा के कमी का, मुद्रा के संकट का सामना सभी को करना पड़ रहा है। ठीक है, मुद्रा के, क्योंकि संकट का सामना कैसे करते हैं हम, सबसे बड़ी बात तो मुद्रा को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक रिस्क होती है, सेफ नहीं होता है मुद्रा को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने में, हमें क्या होती है, रिस्क होती है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, बढ़ावा देने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रेरित किया है। ठीक है, अब आता है ई कॉमर्स। ठीक है, यदि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन अपनाएंगे तो हमारा सब चीज किससे होगी, ई कॉमर्स से होगी। ठीक है, ई कॉमर्स 1 दशक पूर्व से चालू है। 1 दशक मतलब ये चीज 1990 से ही प्रारंभ हो गई थी ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स जो है वो ई व्यवसाय की एक तकनीक है। ई व्यवसाय मतलब ऐसा व्यवसाय जो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें हम घर बैठे कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, कोई भी वस्तु बेच सकते हैं, किसी का भी व्यापार कर सकते हैं, अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है, इंटरनेट के द्वारा होता है। दुनिया भर में कहीं भी वो अपनी वस्तुएं बेच सकता है।
और सन 1990 से ही बिजनेसमैन व्यापारियों ने इसको काम में ले लिया है, किसको? ऑनलाइन बैंकिंग को। ठीक है, अब आते हैं हम अर्थ पे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अब आते हैं हम मीनिंग पे। अर्थ की नगद विहीन लेन देन होता क्या है। तो नगद विहीन लेन देन क्या होता है? ऐसा लेन देन जिसमें नगद की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऑनलाइन ही सब चीज होती है। नगद विहीन लेन देन से अर्थ है अर्थात बिना नगद के लेन देन, जिसमें हम क्या करते हैं? नगद के बिना हमारा सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, सारा लेन देन करते हैं, धन हस्तांतरण कर सकते हैं। और धन हस्तांतरण कैसे करेंगे? एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से क्या करते हैं? पैसे ट्रांसफर करते हैं। मतलब जिसमें नगद की आवश्यकता नहीं होती है, सब किससे हो जाता है? नगद के बिना हो जाता है, ऑनलाइन सिस्टम से हो जाता है। और ये कौन कौन से, मान के चलो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो किसके द्वारा होता है? डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये तरह तरह के जो कार्ड है वो बना दिए। इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं? हम ऑनलाइन हमारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्या है? ई कॉमर्स का एक माध्यम है। ठीक है, और ये कब से प्रारंभ हुआ था? 1990 से ही यह प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब नगद विहीन अर्थ क्या है? नगद के बिना लेन देन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नगद विहीन लेन देन के माध्यम। तो क्या क्या होते हैं? देखिए, आप बताइए क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एक होता है हमारा चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एटीएम कार्ड, एक होता है मोबाइल बैंकिंग, एक किसके द्वारा होता है? भीम ऐप के द्वारा, भीम ऐप एग्जाम्पल है, इसमें हम लिखेंगे मोबाइल ऐप। ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे टॉपिक नगद विहीन लेन देन के माध्यम, कि हम कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है, हमारा नगद के बिना लेन देन है, वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला देखिए, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा, एटीएम के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप द्वारा, स्वाइप मशीन के द्वारा, यूएसएसडी तकनीक के द्वारा और माइक्रोज एटीएम के द्वारा। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम चेक एंड ड्राफ्ट। नगद के बिना लेन देन कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है चेक या ड्राफ्ट के द्वारा। इसमें क्या होता है? नगद विहीन लेन देन में
चेक या ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किया जाता है। एक हम किससे कर सकते हैं भुगतान, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा। आपने कभी कोई चेक देखा होगा, उसमें हम कैश देते क्या नहीं देते, हम उसमें चेक देते हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो चेक में क्या होता है, चेक में एक व्यक्ति, एक क्रेता, जिस उसके पास क्या होती है, पासबुक होती है। किसकी पासबुक होती है, चेक की पासबुक होती है, वो उसके खाते की होती है। ठीक है, उसके खाते की एक पासबुक होती है चेक। तो वो क्या करता है, जिसको भी भुगतान करना होता है उसके नाम पर क्या लिख देता है, चेक लिख देता है। जिसको भी भुगतान करना होता है उसके नाम पर क्या लिख देता है, वो चेक लिख देता है, जिसमें किसी भी सौदे को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा क्रेता कि अपने पास पासबुक चेक है, मान के चलो एक विक्रेता है और एक क्रेता है। ठीक है, क्रेता ने माल खरीदा विक्रेता से। ठीक है, तो वो पेमेंट किस में करना चाह रहा है, चेक में। तो चेक में क्या होता है, इसमें बैंक मतलब बैंक में जिसका खाता होता है उसे एक चेक बुक देती है, वो उसमें से चेक पर विक्रेता का नाम लिखेगा और नाम लिख के इसको दे देगा। ठीक है, मतलब इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हो गया चेक। ठीक है, अब अगर छोटे छोटे सौदे करने होते हैं तो किसका उपयोग होता है, चेक का। लेकिन अगर बड़े बड़े सौदे करने हो तो चेक के बजाय किसका उपयोग किया जाता है, ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें मान के चलो क्रेता है, जिसमें ग्राहक को बैंक में जाकर जिसके अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, जिसको भुगतान करना है, उसके नाम पर क्या करेगा, एक ड्राफ्ट लिखेगा और उसमें अमाउंट भरेगा और बैंक को दे देगा। ठीक है, तो बड़े बड़े सौदों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ड्राफ्ट का। ठीक है, चेक क्या होता है, मैंने बता दिया चेक क्या होता है। चेक होता है नगद विहीन लेन देन का एक माध्यम है। चेक में क्या होता है कि बैंक अपने ग्राहक को उस खाते की जो उसने खुलवाया है उसके लिए क्या देता है, एक चेक बुक देता है और उसी से वह किसी को भी भुगतान कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड भी आपने पढ़ा होगा। एटीएम कार्ड से क्या होता है कि हम हमारे बैंक में हमारा जो खाता होता है उसका हम क्या बनवा सकते हैं, एटीएम कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक क्रेता या विक्रेता, कोई भी एक व्यक्ति, वो अपने खाते से दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकता है या कभी भी कहीं भी निकाल सकता है। कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बैंक में बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज होती है, वो नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि यदि वो एटीएम कार्ड से एक खाते में दूसरे खाते में ट्रांसफर कर रहा है, मान के चलो डेबिट कार्ड है और डेबिट कार्ड से वो एक व्यक्ति बी की अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, तो इसमें बी का भी क्या बना होना चाहिए, डेबिट कार्ड बना होना चाहिए, मतलब एटीएम कार्ड बना हुआ होना चाहिए। एटीएम कार्ड की सुविधा कहाँ होती है, जहां दोनों पक्षों के पास किसकी सुविधा हो, डेबिट कार्ड की सुविधा हो। ठीक है, और इस व्यक्ति के पास इसकी पूरी डिटेल होना आवश्यक है इसको पैसे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, एटीएम कार्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का क्या है, नगद विहीन लेन देन का जो माध्यम है वो सबसे बड़ा इंटरनेट बैंकिंग है। आज के युग में हम घर बैठे कहीं भी किसी भी समय कोई भी चीज़ ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं, ऑनलाइन हम बेच सकते हैं। ठीक है, घर बैठे आसानी से हमारा सारा ट्रांजैक्शन बहुत सरलता से हो जाता है। ठीक है, इसमें घर बैठे हमारे सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। ये सभी आप जानते होंगे क्योंकि अभी डिजिटल जो आ रहा है उसमें यही होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत चल रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग आप समझ गए होंगे इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा चेक एंड ड्राफ्ट, दूसरा पढ़ा एटीएम बैंकिंग एंड तीसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, अब आते हैं मोबाइल ऐप द्वारा। आप सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको ये भी पता होगा कि हम किस किस जगह ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो किन के द्वारा होती है, मोबाइल ऐप के द्वारा। मोबाइल ऐप कौन कौन से होते हैं पता होगा, पेटीएम है, भीम ऐप है, फ़ोन पे है, गूगल पे है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ऐप होते हैं जिसमें क्या होता है कि बैंक अकाउंट ऐड होता है, बैंक अकाउंट इनसे ऐड होता है या इनके पास क्या होते हैं, इनके वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको वॉलेट्स में आपके पैसे ट्रांसफ़र करेगा और वॉलेट से आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं या वो कोई भी चीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उन पैसों का। ठीक है,
मोबाइल ऐप द्वारा कौन कौन से होते हैं? पेटीएम, भीम ऐप होता है, गूगल पे, फ़ोन पे, आज बहुत सारे ऐप चालू कर दिए गए हैं। उन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं? ऑनलाइन हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्वाइप मशीन द्वारा। स्वाइप मशीन क्या होती है? स्वाइप मशीन वह होती है जिसमें, ये किस पे होती है? स्वाइप मशीन चालू खातों पर यह सुविधा दी जाती है। कौन से खातों पर दी जाती है सुविधा? चालू खातों पर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि विक्रेता डायरेक्ट ही क्रेता से अपनी वस्तुओं का, अपनी सेवाओं का भुगतान प्राप्त करता है। और स्वाइप मशीन के अंतर्गत कौन कौन से कार्ड हम यूज ले सकते हैं? डेबिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। हम इनका उपयोग स्वाइप मशीन में कर सकते हैं। स्वाइप मशीन आपने देखी होगी बैंक में लगी होती है, जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या पैसे हम जमा करा सकते हैं। तो वो कौन कौन से कार्ड के तहत कर सकते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूएसएसडी तकनीक द्वारा। ये टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूएसएसडी तकनीक क्या होती है? मान के चलो ये सभी जो हमने की है ये तो एक स्मार्टफोन द्वारा होती है। ये सभी हम किससे कर सकते हैं? एंड्रॉयड स्मार्टफोन द्वारा। लेकिन हम इसे नॉर्मल मोबाइल से भी कर सकते हैं। किसे? यूएसएसडी तकनीक को। इसमें क्या होता है कि एक नंबर डायल करना होता है। क्या नंबर होता है वो? *99#, ठीक है। ये नंबर हमें मोबाइल से डायल करना होता है। उसके बाद वो हमारा कोड पूछते हैं या बैंक के खाते के 3 नंबर पूछते हैं, या तो हमारे कोड के पीछे के 4 नंबर, IFSC कोड आपने नाम सुना होगा, ये पीछे के 4 नंबर पूछेगा, या हमारे जो अकाउंट नंबर है उसमें से हमारे 3 नंबर पूछेगा। उसके बाद वो हमें एक पिन देता है। उस पिन से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्राप्त कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यूएसएसडी तकनीक द्वारा। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोज एटीएम द्वारा। माइक्रोज एटीएम में एक चीज होती है, क्या होती है? आधार। इसमें यह होता है कि यदि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, मतलब इसमें हमें किसी के खाते में पैसे भेजने हैं, किसी से प्राप्त करने हैं, तो आधार कार्ड की एक मशीन होती है माइक्रोज एटीएम। इसमें क्या होता है? आधार कार्ड की जो मशीन होती है उस पर हमें हमारा फिंगर अटैच करना होता है। क्या अटैच करना होता है? फिंगर अटैच करना होता है। और इसमें क्या जरूरी होना आवश्यक है कि हमारे खाते से हमारा आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है। हमारे खाते से हमारा क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? आधार जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम माइक्रोज एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी उसमें क्या मांगेंगे? आधार कार्ड की डिटेल मांगेंगे और हमारी फिंगर उसमें लगेगी, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ की जरूरत होती है? आधार कार्ड की, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा मीनिंग नगद विहीन लेन देन क्या होती है। तो देखिए 21वीं सदी में हमारा जो देश है उसमें मुद्रा का बहुत व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। उपयोग होने से क्या होता है? जितना उपयोग होगा उतना मुद्रा की मांग बढ़ेगी और हमारे यहाँ नोट निर्गमन होगा, ठीक है। नोट निर्गमन पे सरकार की क्या बहुत ज़्यादा लागत वहन करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ने किसको प्रेरित किया? कैशलेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। उसके बाद 1990 से बिजनेसमैन व्यापार में किसका चलन हो गया? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, कैशलेस ट्रांजैक्शन का। इसका मतलब होता है कि घर बैठे कोई भी चीज़ की शॉपिंग करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन रिसीव करना, ठीक है। अब आते हैं हम मीनिंग की कैशलेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो नगद के बिना लेन देन करना नगद विहीन लेन देन कहलाता है। इसमें नगद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है नगद विहीन लेन देन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ नगद विहीन लेन देन के माध्यम कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम नगद विहीन लेन देन मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपको सभी को पता है, क्योंकि आज बहुत अधिक मात्रा में ये चल रहा है, ये प्रचलन में है। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है चेक या ड्राफ्ट द्वारा। चेक में क्या होता है कि बैंक अपने ग्राहक को एक चेक बुक देती है, जिससे वो इसको पेमेंट करना है उसके नाम पर लिखकर उसे पेमेंट कर देता है। छोटे सौदों के लिए चेक का उपयोग किया जाता है, बड़े सौदों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड पता होगा आपको। एटीएम कार्ड यूज करने के लिए दोनों ही पक्ष के पास, दोनों ही व्यक्तियों के पास किसका होना आवश्यक है? एटीएम कार्ड का होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें किसकी जानकारी होनी चाहिए? दूसरे अकाउंट की। IFSC कोड होना चाहिए, वो इसलिए पैसे ट्रांसफर डायरेक्ट आसानी से
कर सकता है, किसके माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट आता है इंटरनेट बैंकिंग। ऐसी बैंकिंग जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, कोई भी वस्तु बेच सकते हैं। पूरा बिजनेस किसके द्वारा किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोबाइल ऐप द्वारा। हमें जो बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो है, उन्होंने क्या बना दिए, बहुत तरीके के ऐप बना दिए। ऐप में पड़ा होगा, पेटीएम बना दिया, भीम ऐप बना दिया, मोबाइल पे, गूगल पे, इस सभी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्वाइप मशीन मैंने बताया, स्वाइप मशीन में क्या होता है, स्वाइप मशीन में हम क्या करते हैं, स्वाइप मशीन में बैंक हमें, पहले बात तो ये सुविधा हमें किस पे मिलती है, चालू खातों पर मिलती है। स्वाइप मशीन की सुविधा किस पे मिलती है, चालू खातों पर मिलती है। इसमें हम पैसे कभी भी क्या कर सकते हैं, सीधे ही अकाउंट में जमा करा सकते हैं। लेकिन स्वाइप मशीन के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूएसएसडी तकनीक द्वारा। मैंने बताया कि ये जो सारे हमारे ऊपर के सिस्टम्स हैं, इनमें हमारा स्मार्टफोन यूज होता है, एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी होता है, लेकिन यूएसएसडी तकनीक द्वारा हमें नॉर्मल फ़ोन से भी हम ऑनलाइन बैंकिंग या कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ये जो मैंने बताया था *99 है, जिसको डायल करके वो हमसे हमारे अकाउंट्स के आगे के 3 नंबर या IFSC कोड के पीछे के 4 नंबर पूछे, उसके बाद वो एक पिन देगा, उसमें हम आसानी से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोज एटीएम, इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है, आधार कार्ड, और आधार कार्ड के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार इसे। ठीक है, तो आप लोगों को आ गया होगा ये। इसके बाद हम देखते हैं नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता। देखिए तो फिर पहले टॉपिक हमने पढ़ा था मीनिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो मीनिंग है वो क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नगद विहीन लेन देन के माध्यम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या था, इसमें था एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक एंड ड्राफ्ट, स्वाइप मशीन, ठीक है, एक माइक्रोज एटीएम, एक था यूएसएसडी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सभी के बारे में बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता। क्या आता है, नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता। ठीक है, नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता में क्या है, इसमें कि हमारा जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो वो देखिए, पहली बात तो ये देखिए, जो हमारा कैश के साथ ट्रांजैक्शन होता है, देश में किसका प्रचलन अधिक है अभी भी, किसका, कैश का। ठीक है, इससे क्या है आपको पता है, इसमें अधिकतर क्या होती है, रिस्क होती है। एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें क्या होता है,
कि कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी को जन्म देता है। ये किसको जन्म देता है? कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी को। कैशलेस ट्रांजैक्शन में क्या है कि हम जब कैश से हम पेमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो किसको जन्म देता है? कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को। ठीक है। इसके अलावा सेकंड इसमें है, क्या करते हैं इसमें सेकंड में कि किसकी मांग अधिक होती है? मुद्रा की मांग होती। अगर हम कैश से ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुद्रा की मांग अधिक होगी और भार किस पे अधिक पड़ेगा? आरबीआई या बैंकों पर क्या पड़ेगा? भार अधिक पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या है ये। और सहज रूप से क्या होता है? कैश आसानी से सभी जगह पहुंच नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से सभी लोगों को क्या होता है? ये उपलब्ध होता है। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या चलाई गई? कैशलेस ट्रांजैक्शन, नगद विहीन लेन देन। तो हम बताएंगे कि नगद विहीन लेन देन के फायदे क्या क्या हैं, इसे क्यों अपनाना चाहिए। तो पहला है इसमें समय व धन की बचत। क्या है? समय व धन की बचत। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, यदि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहली बात तो ये कि हमारा समय बचता है, आने जाने का समय बचता है। या फिर मान के चलो अगर हम गए, हमें किसी को कैश देना है, वो नहीं है वहां पर, या हमें कोई वेट करना पड़ गया, तो इससे हमारा समय क्या होता था? बर्बाद होता था। लेकिन हम ऑनलाइन कहीं भी कभी भी हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं, तो हमें किसकी बचत होती है? समय को हम बचा सकते हैं। ठीक है। धन की बचत कैसे होती है? मान के चलो हम यदि जा रहे हैं किसी को कैश देने, तो हम जिससे जाएंगे उसमें क्या होगा? हमारा धन खर्च होगा, सभी चीजें हमारी वेस्ट होंगी। तो इसलिए क्या होता है? नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता कि समय व धन की क्या होती है? बचत होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आते हैं नगद रखने से छुटकारा। नगद रखने से छुटकारा, इसमें क्या होता है? मान के चलो आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, वो कैश लेके जा रहे हो। कैश ले जाने में हमें क्या होती है? रिस्क होती है, नहीं होती? कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो नगद रखने से हमें क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल सकता है। हमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं होती है, हम घर बैठे सेफ जगह से भी हम इसका काम कर सकते हैं। लेकिन नगद में क्या होता है? नगद में हमें लेके जाना पड़ता, तो हमें रिस्क होती थी, हमें कोई देख ना ले या हमें कोई पकड़ ना ले। ठीक है। नगद रखने से क्या हो जाता है? हमें छुटकारा मिल जाता है। ठीक है। सेकंड आते हैं हम, सेकंड क्या है? बैंकों पर दबाव में कमी। यदि हम कैश से सारी चीजें करेंगे तो बैंक के पास बार बार जाएंगे कैश देने या कैश लेने, तो बैंकों पर क्या होगा? असर पड़ेगा और बैंकों पर दबाव बढ़ेगा कि वो क्या करें? हमें मनी उपलब्ध कराएं, मुद्रा की पूर्ति हमें टाइम पर सही तरह से होती रहे। और कैशलेस में क्या है? कैशलेस में हम डायरेक्ट ही, बैंक भी डायरेक्ट वहीं से बैठे बैठे ग्राहक को पैसे पहुंचा देती है और ग्राहक भी पेमेंट कर देता है, दोनों को ही इसमें फायदा होता है। तो क्या है? बैंक पर क्या होता है? दबाव में कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बैंक पर दबाव में कमी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं राजस्व में वृद्धि। राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है सरकार की आय व्यय का जो निकाला है अंतर, उसका लेखा जोखा क्या कहलाता है? राजस्व। हम सारा चीज हम जब ऑनलाइन करेंगे पेमेंट रिसीव, तो सरकार के पास पूरी डिटेल जाएगी, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो ये सभी डिटेल्स कहाँ पहुंचेगी? सरकार के पास पहुंचेगी, जिससे सरकार के पास सीधा पैसा पहुंचेगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सीधा पैसा, सीधी डिटेल किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी। और सरकार की किसमें वृद्धि होगी? सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि ना तो कोई कालाबाजारी होगी, ना कोई भ्रष्टाचार होगा, ना कोई रिश्वतखोरी होगी, डायरेक्ट सरकार के पास सारी डिटेल्स पहुंच जाएगी। ठीक है। ये सभी आगे 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालाबाजारी में कमी। आपको पता चल गया होगा ये चीज। तो कालाबाजारी में कमी कैसे आएगी? जब कैशलेस ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, कैश नगद में पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ किस में कमी आ जाएगी? हमारे यहाँ कालाबाजारी में कमी आ जाएगी। ठीक है। अवैध कार्यों पर लगाम कैसे लगेगा? क्योंकि पैसे जब नगद उसमें जाएंगे ऑनलाइन, तो क्या होगा? उनकी डिटेल्स भी पूरी किसके पास पहुंचेगी? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट तुरंत क्या होगी? लीगल एक्शन लेगी। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? गलत कामों पर क्या होगी? अधिकतर रोक लग जाएगी। ठीक है। ये सभी किसमें होते हैं? 6 फायदे हैं, 6 और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट है वो बता चुकी हूँ। कौन सा है? पहला, समय व धन की बचत होती है, किससे? कैशलेस ट्रांजैक्शन से। नगद रखने से छुटकारा मिल जाता है, व्यक्ति को कोई रिस्क नहीं होता है। थर्ड है बैंक दबाव में कमी। बैंक दबाव में
बैंकों पर दबाव कम पड़ता है, उन्हें काम कम करना पड़ता है, वो किसी और चीज में अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, राजस्व में वृद्धि होती है क्योंकि डिटेल्स किसके पास जाती है, सरकार के पास डायरेक्ट जाती है। कालाबाजारी में कमी आ जाती है। और नेक्स्ट क्या है कि अवैध कार्यों पर रोक, मतलब गलत कामों पर क्या लग जाती है, रोक लग जाती है। ठीक है, ये हो गए नगद विहीन लेन देन के फायदे। ठीक है, अब आते हैं हम नगद विहीन लेन देन की सीमाएं। इसमें 3 पॉइंट हो गए इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नगद विहीन लेन देन की सीमाएं। ठीक है, एक तरफ हमने ऊपर पढ़ा था कि हम जब कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं। एक है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कुछ लॉस भी होता होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होता, तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। तो पहली कमियां देखिए क्या क्या है नगद विहीन लेन देन की सीमाओं। पहली है अशिक्षित वर्ग को कठिनाई। ठीक है, अशिक्षित वर्ग को कठिनाई। इसमें यह मान के चलो जो एजुकेटेड है, जो शिक्षित पर्सन है, उन्हें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो अशिक्षित वर्ग है, जो एजुकेटेड नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, उन्हें क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है किसमें, ऑनलाइन पेमेंट करने में, ऑनलाइन रिसीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंकिंग आदतों में कमी। बैंकिंग आदतों में कमी कैसे आएगी कि हम जब सारा ट्रांजैक्शन हम घर बैठे करेंगे, हमारे सेफ जगह पर करेंगे, तो हमारा बैंक जाना कम से कम होगा, और जब कम होगा तो हमारी बैंकिंग आदतों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है धोखाधड़ी की आशंका। धोखाधड़ी की आशंका कैसे होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी प्रॉफिट देने के नाम पर या किसी भी तरह से हमारे अकाउंट से हमसे पैसे निकलवा लेते हैं या हमें फंसाकर हमसे पैसा ले लेते हैं। धोखाधड़ी की आशंका भी इसमें बनी होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता है पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन 99% नहीं होता है, बट 1% ऐसा हो सकता है। तो धोखाधड़ी की आशंका भी इसमें बनी होती है। नेक्स्ट आता है अनेक सौदों में अनुपयोगी। कई सौदे क्या होते हैं, कई सौदे कैश पे ही निर्भर करते हैं कि मतलब ठीक है, सारे हम ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन किससे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, बट कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ व्यवहार, कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कैश की। तो वहां हमें वो सौदा करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो बिजनेस करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कुछ सौदों में क्या होती है, ये अनुपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कमी बताते हैं बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सीमित। हमारे यहाँ क्या है कि पहले हमारे देश में कैश चलता था, ठीक है, बैंक नहीं थे, फिर उसके बाद बैंक है, इसके बाद क्या हो गया कि अभी तक भी जो शहर है वहां तो ये बैंकिंग सिस्टम पहुंच गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अब भी इससे पूरी तरह समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या। तो जो पिछड़े जनजाति के लोग हैं, पिछड़े क्षेत्र है, वहां पर ये सिस्टम, ये जो आपकी नगद विहीन लेन देन का जो सिस्टम है वो नहीं पहुंच पाया है। तो क्या होता है, वहां पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार नहीं है, जिससे वो क्या नहीं कर पाते, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सभी जगह हमें इसी चीज की उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सरकारी अपराधों पर रोकथाम प्रभाव में कानूनी कमी। कि हमने बताया था कि गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेती है तो अवैध कानूनों पे क्या होते हैं, अवैध कामों पर रोक लग जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लीगल जितने काम होते हैं उनके लिए हमारे पास क्या है, कानून की कमी है। क्योंकि लोग बाग जो है, हमारे यहाँ का जो कानून है वो ऐसे जगह नहीं पहुंच पाता है, उसे नहीं पता चल पाता है कि फ्रॉड हमारे साथ कहाँ से हुआ है, कहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो कानून में क्या है, हमारे यहाँ कमी है। ठीक है,
ये हो गई आपकी सीमाएं। कौन कौन सी? एक्सेसिव कठिनाई आती है नगद विहीन लेन देन करने में, बैंकिंग आदतों में कमी हो जाती है हमारी, धोखाधड़ी की आशंका होती है, कुछ सौदों में अनुपयोगी होती है, और क्या है, अवैध कामों पर हमारे कानूनों में कमी है। ठीक है, अब आते हैं इसके 5वें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट है नगद विहीन लेन देन के दौरान हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। तो वो क्या है, देखिए, नगद विहीन लेन देन के दौरान अभी तक हमने पढ़ा मीनिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा किस किस तरीके से कर सकते हैं, एटीएम के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, माइक्रोज एटीएम के द्वारा कर सकते हैं, और यूएसएसडी तकनीक के द्वारा हम कर सकते हैं। इन सभी को मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नगद विहीन लेन देन जो हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं उसके फायदे क्या क्या हैं, कि हमारे यहाँ कैशलेस ट्रांजैक्शन के हमें फायदे क्या क्या मिलते हैं। तो मैंने बताया पहला कि समय में धन की क्या होती है, बचत होती है, समय में धन की बचत होती है, कालाबाजारी भ्रष्टाचारी में कमी आती है, नगद रखने से हमें छुटकारा मिल जाता है, हमारे राजस्व में वृद्धि होती है, और अवैध कार्यों पर क्या लगती है, रोक लगती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा नगद विहीन लेन देन की सीमा है। कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट सही नहीं होती है, तो इसमें क्या है कि नगद विहीन लेन देन के फायदे हैं तो कुछ सीमाएं भी होंगी। ठीक है, बिल्कुल है। तो पहला हमने क्या बताया था कि अशिक्षित वर्ग को क्या आती है, कठिनाई आती है। सही बात है, जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो ऑनलाइन बैंकिंग अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, पिछड़े क्षेत्रों में ये नहीं पहुंच पाया, तो इसका विस्तार क्या है, सीमित है, तो इसलिए ये काम नहीं है। बैंकिंग आदतों में कमी हो जाती है, धोखाधड़ी की आशंका बनी रहती है, ये सभी क्या है, इसकी सीमाएं हैं। अब आते हैं नगद विहीन लेन देन के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि यदि हम हमारे एटीएम का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी पिन हमें बहुत गोपनीय तरीके से वहां यूज करनी चाहिए ताकि हमारी डिटेल्स किसी के पास नहीं पहुंचे। ठीक है, सेकंड ये है कि हमें किसी भी हमारे संपर्क में नहीं रहने देना चाहिए यदि हम किसी भी अकाउंट्स का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम स्वाइप मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें क्या रखनी चाहिए, गोपनीयता रखनी चाहिए कार्ड को स्वाइप करते समय या पिन नंबर डालते समय। ठीक है, एक ये है कि यदि हम किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन सिस्टम के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, तो हमें सोच समझकर उस ऐप का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि वो ऐप है जो क्या है वो सही है या पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ ऐप क्या होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। जैसे हमने अभी जो चल रहे हैं हमारे पेटीएम है, भीम ऐप है, गूगल पे, फोन पे, ये सब क्या है, सही है, लेकिन कुछ ऐप ऐसे आ जाते हैं जो फ्रॉड होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एटीएम कार्ड का जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें जो हम पिन डालते हैं वो हमें गोपनीय तरीके से रखनी चाहिए, किसी के पास भी हमारी डिटेल्स नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, नगद विहीन लेन देन के दौरान हमें कई तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, और जब हम किसी भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन सा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन पे क्या आता है, एक ओटीपी आता है। ठीक है, वो ओटीपी हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी पूरी डिटेल्स हमारी ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गई नगद विहीन लेन देन के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यही कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से हमारे अकाउंट्स की डिटेल हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा मीनिंग में बताया था कि नगद विहीन लेन देन क्या है। नगद के बिना जो लेन देन होता है वो कौन सा लेन देन कहलाता है, नगद विहीन लेन देन कहलाता है। ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ ये हमारे व्यापारी बिजनेस में, 1990 से। ठीक है, 1990 से ये प्रारंभ हुआ है हमारे यहाँ। उसके बाद क्या है, नगद विहीन लेन देन के माध्यम कि हमारा जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं। कैश का ट्रांजैक्शन तो हम तो कैसे कर सकते हैं, उसके कोई माध्यम का होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो है एटीएम के द्वारा हम कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, चेक व ड्राफ्ट के द्वारा। चेक व ड्राफ्ट का मतलब मैं समझा चुकी हूँ ये क्या होते हैं, स्वाइप मशीन बता चुकी हूँ। माइक्रोज एटीएम में किसका होना चाहिए, आधार का जुड़ा हुआ होना
आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, ये हम नॉर्मल फोन से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें पर क्या होना चाहिए, हम इसे क्या डायल करना पड़ता है, *99# डायल करके हम इसमें ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। स्वाइप मशीन में हमें क्या जरूरी है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता कि हमारे फायदे क्या क्या है। नगद विहीन लेन देन की उपयोगिता पहले मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, समय व धन की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, समय व धन की बचत कैसे होती है, यदि हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम अपना रहे हैं हमारे बिजनेस में, हमारे ट्रांजैक्शंस में, तो हमें क्या होता है, समय की बचत होती है। वे किसकी बचत होती है, धन की बचत होती है। ठीक है, और क्या होता है, भ्रष्टाचार में कमी आती है, कालाबाजारी में कमी आती है, नगद रखने से छुटकारा मिलता है। ठीक है, ये फायदे थे। सीमाएं कौन कौन सी थी, सीमाएं क्या, शिक्षित वर्ग को कठिनाई आती है, धोखाधड़ी की आशंका होती है, पिछड़े विस्तार क्या है इसका, पिछड़े वर्गों में सीमित विस्तार है हमारे बैंकिंग का, तो इसे भी क्या है, सीमा है। सावधानियां कि हमारे डिटेल्स, अकाउंट्स की डिटेल हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, हमें सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेक्चर 10 कंप्लीट हुआ, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।